अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तान के कराची में कुछ दहशतगर्दों ने पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। इस हमले में पांच पुलिस माफ़ कीजिएगा, एक पुलिस अफसर समेत चार अफराद की जान चली गई, 18 लोग जख्मी हो गए हैं, 5 दहशतगर्दों को भी मार गिराया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस की वर्दी में हेडक्वार्टर में घुसे थे। 3 दहशतगर्दों ने खुद को बम से उड़ा लिया और दीगर 2 दहशतगर्दों की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हुई। जुमला कितने दहशतगर्द थे ये साफ नहीं हुआ है। एक पुलिस ओहदेदार ने कहा कि शराहे फैसल इलाके में वाक़ 5 मंजिला पुलिस हेडक्वार्टर्स में जुमे की शाम करीब 7 बजे कुछ दहशतगर्द घुस आए। दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस और दहशतगर्दों के बीच करीब 4 घंटे मुठभेड़ चली। जुमे की रात 11 बजे मुठभेड़ खत्म हुई। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालात को काबू में बताया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ही दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। TTP पाकिस्तान में अपनी ही हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप है। पीछे हो जाओ। इस कमरे में ना पीछे आ जाओ, लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ, और भी हो सकता है, पीछे आ जाओ सारे, पीछे आ जाओ, ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ। ज़लज़ले के बाद मची तबाही और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सीरिया यानी शाम के अल सोखना शहर में एक हमला हुआ। इसमें 69 अफराद की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हमले के लिए ISIS को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हफ्ते को भी इसी तरह के एक हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दहशतगर्दों ने कई लोगों को यरगमाल भी बनाया है। इनमें ज़्यादातर आम शहरी ही थे। 2 दिन में जुमला 7 पुलिस एहलकारों समेत 69 लोगों की मौत हुई है। पिछले 1 साल में ये दहशतगर्दों की सबसे खतरनाक कार्रवाई समझी जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि जुमे को रेड में अमेरिकी फौजियों ने ISIS लीडर हमजा अल होम्सी को मार गिराया है। रेड के दौरान हुए एक ब्लास्ट में 4 अमेरिकी फौजी जख्मी भी हुए हैं। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी के एक दहीक कस्बे में 6 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मिसिसिपी के हुक्काम ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। टेट काउंटी के शरीफ ने बताया कि शूटर ने जुमे को टेनेसी के शहर मेम्फिस से तकरीबन 50 किलोमीटर जुनूब में आर्का बोटला के मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन को हलाक किया। मिसिसिपी के गवर्नर टेट रेविस ने जुमे की सपहर एक बयान में कहा कि उन्हें टेट काउंटी में फायरिंग के सिलसिले की इत्तला मिली थी। उन्होंने लिखा कि जिम्मेदार शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त हम मानते हैं कि उसने तनहा ही इस वारदात को अंजाम दिया है। इसका मकसद अभी तक मालूम नहीं है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 45,000 के पार हो गई है। इसी बीच रेस्क्यू टीम ने अंताकिया में 12 दिन बाद यानी करीब 278 घंटों बाद हकन यासी नेगुल नाम के एक नौजवान को जिंदा बाहर निकाला। उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं जुमे के रोज तुर्की की डिजास्टर एजेंसी के हेड ओरहान तातर ने बताया कि 6 फरवरी को आए ज़लज़ले के बाद से 4,700
आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। हर 4-5 मिनट में एक आफ्टर शॉक आ रहा है। इनमें से ज़्यादातर की शिद्दत 4 से ज़्यादा की है। अंताकिया में 260 घंटों बाद नौजवान को मलबे से निकाला और जानलेवा ज़ल्ज़ले में जिंदा रहने की उम्मीद गंवा चुके मुस्तफ़ा और की अब बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले बचाव टीम से सवाल किया कि क्या उनका ख़ानदान जिंदा बचा है, मुझे उनकी आवाज़ सुननी है। इसी बीच फुटबॉलर क्रिश्चियन अत्सू की लाश मिली है। ज़ल्ज़ले से उनका घर तबाह हो गया था। 12 दिन बाद मलबे से उनकी लाश बाहर निकाली गई है। उनके एजेंट ने इसकी तस्दीक की है। 31 साल के अत्सू प्रीमियर लीग में चेल्सी और न्यूकैसल के लिए खेल चुके थे। तुर्किया में 38,044 से ज़्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जबकि शाम में 5,800 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तुर्की में 1 करोड़ 30 लाख लोग 10 रियासतों में डिस्प्लेस हो चुके हैं। अब तक 8,000 लोगों को बचा लिया गया है। तुर्किया सीरिया में मलबे के नीचे दबे जिंदा लोगों की तलाश अब आखिरी मरहले में है। इसके बाद लाशों के ही मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सीरिया में ज़ल्ज़ला मुतासरीन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 20 फरवरी तक कौमी परचम आधा झुकाया गया है। अफ्रीका के मुल्क इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग वायरस फैल रहा है। इससे अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क में इसके 16 मुश्तबा मरीज पाए गए हैं। 200 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इससे पहले जुलाई 2022 में घाना मुल्क में इस बीमारी का आउटब्रेक हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो ये वायरस कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे मुतासिर होने वाले 50% मरीजों की मौत हो जाती है। साल 2005 में अंगोला में ये बीमारी फैली थी, जिसमें 88% मरीजों ने अपनी जान गंवाई थी। मारबर्ग वायरस का इंसानों में पाया जाना काफ़ी मुश्किल है। ज़्यादातर बैट्स में चिमगादड़ों में मिलता है। ये इबोला वायरस के खानदान से आता है। इसकी पहचान पहली बार 1967 में जर्मनी की मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट शहरों की लैब्स में हुई थी। ये बीमारी मुतासिरा शख्स या चीज़ को छूने से फैलती है। मारबर्ग वायरस से मुतासिर होने पर इंसान को तेज बुखार, हरारत, नाक से खून की उल्टी और डायरिया होता है। ईरान में मुजाहरा करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को फांसी पर लटका दिए जाने के 40 रोज़ बाद चहलुम के मौके पर, जिससे अंदाज़ा होता है कि अवाम का गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ख्याल रहे कि ईरान में हुकूमत के खिलाफ अवामी मुजाहरों का हालिया सिलसिला 16 सितंबर को एक 22 साल कुर्द ईरानी खातून महसा अमीनी की मुल्की अखलाकी पुलिस की हिरासत में मौत के बाद से शुरू हुआ था। इन मुजाहरों ने सन 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद से हुक्मरानों के लिए सबसे संगीन चैलेंज पैदा कर दिए थे। ईरान में इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किए गए हैं उनमें देखा जा सकता है कि ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के अलावा अर्क, अस्फहान, खुजिस्तान सूबे के ईजा और कुछ शहरों में भी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं। एक एजेंसी की रिपोर्ट का कहना है कि इन वीडियोस की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकी, क्योंकि उनमें बहुत से वीडियोस धुंधले हैं या तारीकी में लिए गए हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीम हिंगाओ के जरिए मगरबी कुर्द इलाकों के शेयर किए गए ऑनलाइन वीडियो में मुख्तलिफ रुकावटों को जलते हुए देखा जा सकता है। महसा अमीनी की हलाकत के बाद से इस इलाके में मुसलसिल मुजाहरे होते रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपने ईस्ट कोस्ट के समुद्र की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ली जोंग सुप ने सी ऑफ जापान की तरफ मिसाइल फायर होने का दावा किया है। जापान की कोस्ट गार्ड ने भी इसकी तस्दीक की। हालांकि ये मिसाइल कौन सी थी और ये कितनी दूरी तक गई, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले जुमे के रोज़ नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने मिलिट्री एक्सरसाइज का ऐलान करते हुए साउथ कोरिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की धमकी दी थी। उन्होंने अमेरिका और साउथ कोरिया पर इस साल 20 मिलिट्री ड्रिल प्लान करके इलाके के अमन को मुतासिर करने का इल्ज़ाम लगाया था। ट्विटर ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड को लेकर एक नई अनाउंसमेंट की है। जुमे के रोज ट्विटर ने कहा कि अब वो सिर्फ अपने पेड सब्सक्राइबर्स को ही अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड के तहत टेक्स्ट मैसेज को यूज करने का परमिशन देगा। कंपनी ने ट्वीट कर लिखा कि 20 मार्च के बाद से सिर्फ ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स ही टेक्स्ट मैसेज को अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड के तौर पर यूज कर पाएंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए अकाउंट्स को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए अकाउंट होल्डर को पासवर्ड के अलावा सेकंड ऑथेंटिकेशन मेथड का इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है।
ट्विटर अभी टेक्स्ट मैसेज ऑथेंटिकेशन ऐप और एक सिक्योरिटी की के जरिए 2FA की परमिशन देता है। इससे पहले कंपनी ने चाशुंबे के रोज ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि उसका मानना है कि फोन नंबर बेस्ड 2FA का हैकर्स की जानिब से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में एक यूजर के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा था कि कंपनी ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। पिछले महीने ट्विटर ने कहा था कि वो एंड्रॉयड के लिए ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की कीमत $11 यानी 910 रुपए फी माह रखेगी, जो कि iOS सब्सक्राइबर के लिए भी है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने हफ्ते को ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानी से मुलाकात की और अगले माह हिंदुस्तान के दौरे से कबल दो तरफा स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अल्बानी को ज़ाती तौर पर सलाम किया। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट में कहा कि आज सुबह सिडनी के करीबली हाउस में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म से मिलकर खुशी हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से उन्हें ज़ाती तौर पर सलाम किया। हमारी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का मुकम्मल जज्बा बाहमी बातचीत के मरकज़ में रहा। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगले माह हिंदुस्तान के दौरे से पहले आज सुबह डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमने अपनी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी, इक़्तिसादी मसाइल और अवाम से अवाम के दरमियान रवाबित पर तबादला ख्याल किया, जो हमारे ममालिक की खुशहाली की बुनियाद है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरस को बूढ़ा, अमीर, ज़िद्दी और ख़तरनाक बताया। सोरस ने पिछले दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर काबिल एतराज़ रिमार्क किया था। कहा था कि वो जमहूरियत एक जमहूरी मुल्क के कायद है, लेकिन खुद जमहूरियत में यकीन नहीं रखते या मुल्क में जमहूरियत नहीं है। वो मुसलमानों के साथ तशद्दुद कर तेज़ी से बड़े कायद बने हैं। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सोरस के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का शख्स इलेक्शन जीतता है तो वो इलेक्शन अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वो मुल्क के जमहूरियत में खामियां ढूंढने लगते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले। What was said at the Munich conference, where essentially Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. By the way, a few years ago, in the same conference, I was there at that time, he actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But it's old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. I spoke about globalization. Now, what globalization does, what was said. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रियासतों को जीएसटी मुआवजा देने का ऐलान किया गया। इस मीटिंग में रियासतों को जून के लिए जुमला 16,982 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की सदारत में हफ्ते के रोज काउंसिल की 49वीं मीटिंग हुई। मीटिंग में लिक्विड गुड पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई। इस जीएसटी की शरह को 18% से घटाकर 0 कर दिया गया। अगर ये प्री पैकेज्ड और लेबलेड है तो इस पर 5% की टैक्स लगेगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी की शरह घटाने का फैसला हुआ। पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। जनवरी 2023 में 1,55,922 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। जनवरी में लगातार 11वें महीने में 1,55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। वहीं बीते साल 2022 में यानी दिसंबर के महीने तक 1,49,507 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड किया गया था। इससे पहले दिसंबर में हुई मीटिंग में एसयूवी और किराएदारों के मामले में वजाहत की गई थी और जीएसटी काउंसिल में
एसयूवी गाड़ियों का डेफिनेशन तय किया गया था। मीटिंग में बताया गया था कि एसयूवी पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगेगा। ऐसे में इस पर इफेक्टिव टैक्स रेट 50% हो जाएगा। वहीं बायोफ्यूल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया था। Equally important is the fact that we've announced today that the entire due on the pending balance of the GST compensation will be cleared as of today. All dues, that is, because I'll just take you back for a minute. As of May 31st, we had cleared all the dues. There was something left in the name of dues for June. Even that is getting cleared. In other words, the entire pending balance of the GST compensation, which is to a total of 16,982 crores for June, that is, will be cleared. And although this amount is not really available in the compensation fund as of today, we have decided to release this amount from our own resources, and the same amount will be recouped from the future compensation cess collection. So the amount is not with us, but we are still giving it with our own resources, and the total which is being given out is 16,982 crores. With this release, therefore, the center would clear the entire provisionally admissible compensation cess dues for 5 years as envisaged in the GST Compensation to States Act 2017. In addition, of course, Center would also clear the admissible final GST compensation to those states who have provided the revenue figures as certified by the Accountant General of the states, and that amounts to 16,524 crores. 16,524 crores. So there is, when we send the via WhatsApp or whatever the message as regards today's press release, by state, how much compensation is being released today will also be there for you to see it. For instance, Karnataka would get 1,934, Maharashtra will get 2,102, Tamil Nadu will get 1,201, and Uttar Pradesh will get 1,215, Andhra Pradesh will get 689. इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 13 फरवरी को सोना 57,076 रुपये पर था, जो अब 18 फरवरी को 56,175 रुपये फी तोले पर आ गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 901 रुपये कम हुई है। इस वेबसाइट के मुताबिक इस हफ्ते चांदी में 1800 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 66,307 रुपये पर थी, जो अब 64,500 रुपये फी किलोग्राम पर आ गई। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1807 रुपये कम हुई है। इस महीने की शुरुआत में चांदी 69,445 रुपये पर थी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक बार फिर ऑपोजिशन की इत्तेहाद पर जोर दिया। पटना में हफ्ते के रोज सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल के एक मीटिंग में नीतीश ने कहा कि अब कांग्रेस को फैसला लेना होगा कि 2024 में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और अपोजिशन के इत्तेहाद को किस तरह से मजबूत करना चाहिए। अगर कांग्रेस इस बात पर तैयार हो जाए तो 2024 में बीजेपी 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी। नीतीश की सलाह पर कांग्रेस कायद सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी, जो आप सोचते हैं वो कांग्रेस भी सोचती है, बस बात इतनी सी है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। आज आप आए हुए हैं, पार्टी के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे।
तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करें। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा फैसला नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग बात, तो उन लोग भी बात किया था, तो बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा लेकर समाज में व्यापक बदलाव लेने का प्रयास किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहां जाएं वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जो है उसकी बात करेंगे, तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा, जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है, और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है, और कभी कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए अनुभवी बहुत सोचता है, और जो नए लोग होते हैं वो ले आते हैं, और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और शिवसेना के कायद उद्धव ठाकरे ने हफ्ते के रोज अपने हामियों से कहा कि गली गली में जाकर लोगों को बताएं कि पार्टी का इंतखाबी निशान तीर कमान चोरी हो गया। सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है, वो पकड़ा गया है। मैं चोर को तीर कमान लेकर मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम एक जलती हुई मशाल से उसका मुकाबला करेंगे। उद्धव ने कहा कि पीएम को लगता है कि शिवसेना को खत्म कर देंगे। शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन वजीर आजम का गुलाम हो गया है। कमीशन ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हें बाला साहेब ठाकरे का चेहरा चाहिए, उन्हें इंतखाबी निशान चाहिए, लेकिन शिवसेना का खानदान नहीं चाहिए। होऊ शकतील सांगता येत नाही, कारण आताच एक न्यायमूर्ती राज्यपाल झालेले असे सगळे गुलाम त्यांनी अवतीभोवती ठेवलेले। मला त्या गुलामाला आव्हान देतो मी, शिवसेना कोणाची महाराष्ट्राच्या मालकांनी ठरवायची वेळ आली। त्यांच्याकडे ठरवलं भविष्य आणि कोणाला विचारलं शिवसेना कोणाकडे, यांचा जो डाव चाललेला आहे याला। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कबूल कर लें। जुम्मे के रोज इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना बताया था। इलेक्शन कमीशन ने शिंदे ग्रुप को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। उद्धव ने इस पर एतराज जताया था और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। इस पर शरद पवार ने कहा कि जब कोई फैसला आ जाता है तो बहस नहीं करनी चाहिए, इसे कबूल कर लें। नया इलेक्शन सिंबल ले ले, पुराना सिंबल खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि एनसीपी कायद अजीत पवार ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को गैर जरूरी, गैर दस्तूरी बताया था। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली मेयर इंतखाबात मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना पर संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने की कोशिश की।
लोगों को बताना चाहता हूं कि उस केस को असंवैधानिक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की किस तरह से एलजी साहब ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सच्चाई नहीं बताई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने के लिए एलजी साहब ने पूरी कोशिश की। शैली ओबरॉय जो हमारी मेयर कैंडिडेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। उस केस में उन्होंने दिल्ली सरकार और एलजी दोनों को अलग अलग पार्टी बनाया, क्योंकि दोनों के व्यूज अलग अलग थे। एलजी साहब ने कुछ कदम उठाए थे जो दिल्ली सरकार के मुताबिक असंवैधानिक थे, गैर कानूनी थे। तो शैली ओबरॉय ने दिल्ली सरकार को, एलजी को अलग अलग पार्टी बनाया। दिल्ली सरकार ने यूडी सेक्रेटरी को आदेश दिए कि इस केस में गौतम नारायण को दिल्ली सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया जाए। दिल्ली सरकार की अपनी मर्जी है कि वो किसी को भी वकील बना सकती है। एलजी साहब ने 9 फरवरी की रात को, मुझे याद है कि अगले दिन केस था, 9 फरवरी की रात को यूडी सेक्रेटरी को ये आदेश जारी किया। इसकी कॉपी हम लोगों ने आपको भेज दिया। इसका सेकंड पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो एलजी साहब ये कह रहे हैं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज डिजायर्ड दैट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल डिफेंड दिस पिटीशन। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने हफ्ते के रोज दावा किया कि सीबीआई ने इतवार के रोज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मरकज ने सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर की तलाशी, कहीं उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। उन्होंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छा काम करने का दावा किया और कहा कि अच्छी तालीम बच्चों को देने की वजह से उन्हें सजा देने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान पुलिस ने जुनैद और नासिर कत्ल केस के पहले मुलजिम रिंकू सैनी को गिरफ्तार कर लिया। रिंकू का नाम इस मामले के एफआईआर में दर्ज है। राजस्थान पुलिस दीगर मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए पूछताछ कर रही है। काबिल जिक्र है कि हरियाणा के भिवानी में 2 गौ स्मगलिंग के शुबे में 2 मुस्लिम नौजवानों को कार में जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जांबाक होने वालों की शिनाख्त जुनैद और नासिर के तौर पर हुई है। ये दोनों राजस्थान के भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के रिहायशी थे। जुनैद के चचाजाद भाई इस्माइल ने इनके लापता होने की खबर दर्ज कराई थी। बाद में पूरा मामला सामने आया। आज इस पूरे मामले को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनमें से एक मुलजिम वजीर दाखिला अमित शाह के साथ तस्वीर खिंचवा चुका है। आज असदुद्दीन अवैसी ने नासिर और जुनैद के अफराद खानदान से मुलाकात भी की। उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है। क्या कोई गवर्नमेंट अगर चाहती तो इनको खत्म नहीं कर सकती, इनको रोक नहीं लगा सकती? आपके पार्टी के एमपी इस तरह का वाहियात अनाप शनाप बकते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये जो ग्रुप्स हैं इनको पूरा पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसलिए जुल्म कर रहे हैं। कितनी देर लगेगी? आधे घंटे के अंदर ये सब ग्रुप्स घर में बैठ जाएंगे अपने। डालिए इनको जेल में, इनके हथियार छीनिए इनके हाथ से। भाई आप होते कौन है? आप रोड पर निकलकर क्यों इस तरह हरकत कर रहे हैं? अगर आपको शिकायत है तो पुलिस किस लिए है? पुलिस तो फिर इसका मतलब यह है कि हरियाणा में, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कोई कानून नहीं चलेगा, गुंडा राज चलेगा। बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि पुलिस कुछ काम नहीं करेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास हथियार होगा वही कानून चलाएगा। ठीक है, ऐलान कर दीजिए। आप राजस्थान जा रहे हैं, क्या आप नासिर और जुनैद की फैमिली से मिलने वाले हैं? नहीं, अभी ये प्रोग्राम तय नहीं हुआ है। ये प्रोग्राम हमारी लोकल यूनिट तय करेगी। उनसे जब बातचीत होगी तभी मैं बता पाऊंगा। क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरीके से कंसर्न है और आप जा रहे हैं, काफी सारी जनसभाएं करेंगे, तो अभी तक आप लोगों का क्या कोई डिसाइड नहीं हो पाया इस विषय पर? नहीं, वो तो हमारी लोकल यूनिट तय करके हमको बताएगी। अच्छा नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।